देखते हैं अब बेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम को देखने से पहले आप क्या कीजिए कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है उससे बस थोड़ा सा आगे जाकर पूछता है। और कॉन्सेप्ट भी होगा, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जब क्लियर होगा तभी ये वाला समझ में आएगा या तभी क्वेश्चन बनेगा। तो पहले अगर नहीं देखे हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन देखिए और उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद बेस थ्योरम देखते हैं। अब आते हैं कि बेस थ्योरम में क्या क्वेश्चन पूछेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्वेश्चन क्या था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछता कि किसी इवेंट ई के होने का मल्टीपल पाथ होता तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको पूछ देता। ठीक है, किसी इवेंट ई का होने का मल्टीपल पाथ होता और किसी इवेंट उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ देता। बेस थ्योरम में क्या होगा कि आपको क्या करेगा, कहेगा कि सब कुछ वही चीज देगा और कहेगा कि वह इवेंट हो चुका है तो वह इस पाथ से हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, मतलब कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है बस, लेकिन यहाँ लास्ट में चेंज हुआ है और ये बेस थ्योरम का है। पहले इसको समझते हैं फिर यहाँ पे आएंगे। पहले यह क्लियर करते हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता किस टाइप का है। कह रहा है फैक्ट्री है 3 मशीन X, Y and Z producing 1000, 2000 and 3000 volts per day respectively. The machine X producing 1% effective volt, Y producing 1.5% effective volts and Z producing 2% effective volts. At the end of the day, a bolt is drawn at random and it is found to be defective. What is the probability that this defective bolt produced by machine X? अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। अगर वहां का क्वेश्चन देखो तो यहां से लेकर यहां तक एट रैंडम, यहां तक क्वेश्चन एकदम से सेम था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। और जो अभी जो मेरा क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, उसमें यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन सेम था। इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन अगर होता है तो पूछता कि ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसके बाद पूछता देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। यह बोल्ट ये होता टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन हो जाता। लेकिन यहां पे क्या पूछा कि एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब एक बोल्ट को निकाले और वह पाया गया कि क्या है, डिफेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन एक्स। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि यह डिफेक्टिव बोल्ट मशीन एक्स से प्रोड्यूस हुआ है। तो दोनों के क्वेश्चन को पहले देखिए कि दोनों का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन अगर यह होता, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन बनाना होता तो क्या कहते कि ये बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। यही पूछते कि एक बोल्ट को निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह डिफेक्टिव होगा। लेकिन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो क्या पूछ दिया कि एक बोल्ट को हम निकाले और वो डिफेक्टिव है, एक बोल्ट को निकाले और वह डिफेक्टिव है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह मशीन एक्स से प्रोड्यूस ही हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता, किसी इवेंट ई के होने का मल्टीपल पाथ होता और उस इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी पूछ देता। बेस थ्योरम में क्या होगा कि बेस थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही होगा कि किसी इवेंट ई के होने का मल्टीपल पाथ होगा और वह इवेंट ई हो चुका होगा तो कहेगा कि वह इस पाथ से हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। क्लियर है? एक बार फिर सुनो। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या होता कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में किसी इवेंट के होने का मल्टीपल पाथ होता और कहता कि उस इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी बताइए। बेस थ्योरम में क्या होगा कि कह देगा, बेस थ्योरम में एकदम सेम वैसा ही होगा, किसी इवेंट ई के होने का मल्टीपल पाथ होगा और कहेगा कि इवेंट ई हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह इस पाथ से हुआ है। किसी पाथ से बोलेगा कि इस पाथ से होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी इस पाथ से हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन देखे थे, इसी टाइप का करवाए थे। उसमें क्या किए थे कि एक बोल्ट को रेंडमली हम लोग क्या किए थे, चूज किए थे और बोले थे क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि यह डिफेक्टिव होगा। बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना रहे हैं इसको, तो क्या कहिए कि एक बोल्ट रेंडमली सेलेक्ट किए और वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो मशीन एक्स से होगा। तो क्वेश्चन में फर्क समझ गया होगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसा होगा और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन कैसा होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, बेस थ्योरम में वह इवेंट हो चुका होगा और वह किसी पाथ से होगा उसका प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। आते हैं फॉर्मूला पे, कॉन्सेप्ट पे, और तब क्वेश्चन देखेंगे। Let E1, E2, E3, En be n mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Let E be an event with some year. Let E be an event which occur with some year. Then देखो क्या है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी देखे थे, यह सैंपल स्पेस है, यहाँ पे E1 है, इवेंट E2 है, उसी तरह मान लेते हैं बीच में इवेंट कहीं ER है एंड सो ऑन, लास्ट में इवेंट EN है, यानी N इवेंट है और ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। और कोई इवेंट E जो होता, कोई इवेंट E है वह E1 के थ्रू भी हो सकता है, E2 के थ्रू भी हो सकता है, E3 के थ्रू भी हो सकता है, ER के थ्रू भी हो सकता है, EN के थ्रू भी हो सकता है। तो इवेंट E का प्रोबेबिलिटी, यानी यह जो इवेंट E जो है उसके होने का जो मल्टीपल पाथ है, तो इवेंट E का प्रोबेबिलिटी निकालना होता अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, तो क्या लिखते, सिग्मा R इक्वल टू 1 से n पी ई आर इंटू पी ई बाई ई आर, याद आ रहा होगा। तो ये जो फॉर्मूला था वो किसका था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, यानी इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, Pe1 इंटू पी ई बाई वन, पाथ 1 का प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट पाथ 1 से होगा उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस Pe2 इंटू पी ई बाई टू, प्लस प्लस Pen इंटू पी ई बाई ई एन। यह जो है किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला, कि इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, हमें किसकी बात करना है, अभी हमें बेस थ्योरम की बात करना है। अब करेंगे बेस थ्योरम का, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था। बेस थ्योरम में कैसा क्वेश्चन होगा कि किसी पाथ का ही प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, इवेंट ई हो चुका होगा और किसी पाथ का ही प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। तो चलो यहां देख लेते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या होगा कि इवेंट ई जो मल्टीपल पाथ से हो रहा है वह इवेंट ई हो चुका होगा, यानी इवेंट ई हो चुका होगा और किसी भी पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। तो मान लो पाथ ई आर का प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ 1 व्हेन इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर, यानी पाथ का प्रोबेबिलिटी जो आर पाथ है उसका प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ई हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको लिख सकते हैं ना, पी ई आर इंटू पी ई आर इंटू पी ई इंटरसेक्शन ई आर लिख सकते हैं, या पी ई आर इंटरसेक्शन ई, जो भी लिखना है लिखो, पी ई आर इंटू पी ई आर इंटरसेक्शन ई बाई पी ई। ये कहां से लिख रहे हैं हम लोग, याद होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए बाई बी, याद होगा कुछ ऐसे, पी ए बाई बी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी, याद होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो वहीं से लिख रहे हैं यहाँ पे कि पी ए बाई बी यानी पी ई आर बाई ई इक्वल टू क्या होगा, पी ई आर, सॉरी पी ई आर नहीं, ऊपर तो इंटरसेक्शन ना, हम ही गड़बड़ लिख रहे हैं, पी ई आर इंटरसेक्शन ई बाई कितना, पी, ठीक है, इतना होगा। अब पी ई आर इंटरसेक्शन ई को अगर हम ब्रेक करना चाहें
मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, तो क्या लिख सकते हैं, पी ई आर इंटू पी ई बाई ई आर बाई कितना, पी ई, ठीक है। तो यह आ गया पी ई आर बाई ई। तो यही जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो इससे पहले लिखे थे डायरेक्ट यही लिख दिए थे, खैर कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा दिए थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो पी ई आर बाई ई इक्वल टू क्या होगा, पी ई आर इंटू पी ई बाई ई आर बाई पी। यही है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पीई क्या है, तो पीई क्या है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल पीई क्या है, टोटल पीई आर इंटू पीई बाई ई आर। तो याद होगा टोटल प्रोबेबिलिटी से पीई आर पाथ आरएथ का प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी अगर वो पाथ आर से हो रहा है उसका। यानी कि ये वाला ऊपर जो है वो क्या है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ ईआर। तो ये वाला याद रखिएगा कि बेस थ्योरम में किसी भी पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, पाथ ईआर का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पाथ आर का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर इवेंट ई हो चुका है तो पाथ आर का प्रोबेबिलिटी, जब इवेंट ई हो चुका है तो क्या करेंगे, उस पाथ का जो प्रोबेबिलिटी का कंट्रीब्यूशन होगा वो ऊपर बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में निकालते थे वो वाला नीचे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम, और वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम में क्या होगा कि आपको किसी पाथ का ही प्रोबेबिलिटी पूछ देगा और इवेंट ई जो है वो ऑलरेडी हो चुका रहेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते हैं और तब जाकर इस फॉर्मूला को भी हम क्लियर कर देंगे। खैर अभी अगर ज्यादा क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। खैर ये वाला तो आपको टीपीटी तो क्लियर होगा, पिछले जो वीडियो देखे थे वहां से। यहाँ से फिर यहाँ कैसे है हम आएंगे वहां पे, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास कितना है, टोटल कितना है, 6000 वोल्ट है। एक दिन में 1000, 2000, 3000 और 3000, 6000 वोल्ट आएगा। तो यह मशीन एक्स है, यह मशीन वाई है और यह मशीन जेड है। मशीन एक्स सेलेक्ट होगा, मशीन वाई सेलेक्ट होगा, मशीन जेड सेलेक्ट होगा। मान लेते हैं E1 मान लिए इवेंट ऑफ चूजिंग मशीन एक्स, E1 ऑफ चूजिंग ए बोल्ट विच इज प्रोड्यूस बाय मशीन एक्स, ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे। या E2 और इसको मान लिए E3। E1 से बोल्ट चूज हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 1000 बाई टोटल तो 6000 है, तो 1/6। यहाँ पे क्या होगा 2/6 और यहाँ पे होगा 3/6, ठीक है। 1000/6000, 2000/6000, 1/3 डायरेक्ट लिख दो और यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिख दो। ये तो क्लियर होगा। ये सब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम लोग देखे थे। तो PE1, इसको PE1 बोलेंगे, इसको PE2 बोलेंगे और इसको PE3 बोलेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना पूरा। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन कहा कि 3 मशीन है, उसमें से मशीन एक्स जो है 1% डिफेक्टिव वोल्ट, मशीन वाई 1.5% डिफेक्टिव वोल्ट और मशीन जेड 2% डिफेक्टिव वोल्ट पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। फिर कह रहा है कि 1 वोल्ट रेंडमली हम क्या किए कि निकाले, 1 वोल्ट रेंडमली निकाले और वह डिफेक्टिव है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो मशीन एक्स से प्रोड्यूस हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस थ्योरम पे तो आएंगे ही, पहले यही निकालेंगे, ठीक है। बेस थ्योरम पे हम लोग आएंगे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग यही निकालेंगे कि जो बोल्ट हम लोग निकाले हैं वो डिफेक्टिव है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्यों डिफेक्टिव होगा उसी का प्रोबेबिलिटी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से भी हमें डिवाइड करना होता है। जो टोटल का जो प्रोबेबिलिटी होगा उससे डिवाइड करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम तो यही निकालेंगे कि डिफेक्टिव बोल्ट
जो आया है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मान लेते हैं इवेंट ई, मान लिए कि इवेंट ई ड्रोन बॉल इज डिफेक्टिव, ठीक है, ड्रोन बोल्ट इज डिफेक्टिव। वो मशीन एक्स से भी हो सकता है, मशीन वाई से भी हो सकता है और मशीन जेड से भी हो सकता है। मशीन एक्स से होगा तो मशीन एक्स तो 1% इफेक्टिव बोल्ट बना रहा है तो 1/100, मशीन 1.5% यानी 1/5/100 और यह 2% यानी 2/100। क्लियर। तो हमें क्या लाना है, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी, चलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर एंड विच इज डन बाय मशीन एक्स या विच इज प्रोड्यूस बाय मशीन एक्स। यानी हमें क्या निकालना है, तो मशीन एक्स से हुआ है, मशीन एक्स से डिफेक्टिव बोल्ट आया है, उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी डिफेक्टिव बोल्ट ऑलरेडी आ चुका है और वह किससे आया है, मशीन एक्स से आया है। क्लियर। तो हमें निकालना है E1 का प्रोबेबिलिटी, यानी पाथ 1 का प्रोबेबिलिटी जब डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है। तो क्या करेंगे कि पाथ 1 का प्रोबेबिलिटी जब डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर क्या होगा, तो पाथ 1 का जो कंट्रीब्यूशन होगा, तो पाथ 1 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो यहाँ इसका यहाँ 1/6 और यहाँ 1/100, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगा उसको नीचे कर देंगे, आ जाएगा आंसर। खैर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 1/100 को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहे तो इसको क्या लिखिएगा, P E गिवन E1, इसको क्या लिखेंगे P E गिवन E2, और इसको क्या लिखेंगे P E गिवन E3। P E गिवन E1 मतलब इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी, यानी डिफेक्टिव बोल्ट आने का प्रोबेबिलिटी कहां से, मशीन एक्स से, डिफेक्टिव बोल्ट आने का प्रोबेबिलिटी मशीन वाई से, एंड सेम यहाँ पे। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, तो बेस थ्योरम यही बोलता है कि आपको निकालना है पाथ 1 का प्रोबेबिलिटी जब डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, और जिस पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उस पाथ का प्रोबेबिलिटी, उसका पाथ का जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल में उसको ऊपर लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ऊपर P1 इंटू यहाँ पे P E/E1, तो P E1 कितना 1/6, PE/E1 कितना, तो 1/100 बाई PE मतलब टोटल, तो टोटल तो कैसे निकालते हैं, इतना प्लस इतना, जैसे देखे थे कितना 1/6 इंटू यहाँ पे 1/6 इंटू 1/100 प्लस यहाँ 1/3 इंटू 1.5/100 अब प्लस 1/2 इंटू 2/100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेस थ्योरम में क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, किसी पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा जब वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, और वो कैसा इवेंट हो चुका होगा, जिस इवेंट ई के होने का मल्टीपल पाथ है, तो पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो यहाँ पे क्या किया कि कह रहा है कि डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉन किए, तो वो डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है, जो बोल्ट आया है वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मशीन एक्स से आया है। तो तुम क्या करो, इस टाइप का क्वेश्चन, बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनाने के लिए तुम तो क्या करो कि पहले यही निकालो कि वो डिफेक्टिव बोल्ट आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्यों, क्योंकि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए सब डायग्राम बनाए। फिर अगर जिस पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उस पाथ का जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रोबेबिलिटी में, जैसे मशीन एक्स का कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/6 और यहाँ का 1/100, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर ले लिए बाई टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे निकालते थे वो वाला नीचे ले लिए। तो यह आ गया कि बोल्ट, यह आ गया कि जो बोल्ट निकला है वो डिफेक्टिव बोल्ट निकला है और वह मशीन एक्स से आया है, उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्लियर आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा। बेस थ्योरम में क्वेश्चन क्या होगा
कि इवेंट ई जिसके होने का मल्टीपल पाथ है वो हो चुका होगा और किसी पाथ से होगा, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में उसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी पूछेगा जो मल्टीपल पाथ से हुआ है। खैर बेस थ्योरम का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लेना ही पड़ेगा और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नीचे, और न्यूमरेटर में क्या होगा, तो जिस पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा उस पाथ का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जो कंट्रीब्यूशन होगा ऊपर लेंगे। जैसे अगर पूछ देता कि दिस डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन वाई, मशीन वाई से पूछ देता कि यह मशीन वाई से प्रोड्यूस हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या करते, मशीन वाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऊपर लेते 1/3 इंटू इतना, यहाँ 1/3 इंटू इतना, नीचे वही होता। ठीक है, मशीन जेड से पूछ देता कि मशीन जेड से प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या करते, मशीन जेड वाला जो है उसका कंट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का क्या करते, ऊपर लेते, टोटल का क्या कर लेते, नीचे ले लेते। लैंग्वेज की बात करें, बोर्ड के एग्जाम में अगर लैंग्वेज लिखना हो तो लैंग्वेज बड़े आराम से लिख सकते हैं। मान लेंगे यहाँ पे पहले कि लेट लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड भर जा रहा है, ज्यादा छोटा लिखेंगे दिखाई भी नहीं देगा आप लोग को। तो लैंग्वेज लिखेंगे कैसे वो बोल दे रहे हैं। मान लेंगे लेट E1 E2 E3 इज इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए बोल्ट which is produced by machine X, Y and Z respectively। फिर मान लेंगे let E equal to event of drawing a defective bolt, और उसके बाद जो ऐसा है डायग्राम बनाइएगा और डायग्राम बनाकर आंसर दीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन देखेंगे और खत्म करते हैं बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम तो अब क्लियर ही हो गया होगा कैसा पूछता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, एक तरफ पूरा ले लिया, छोटा ही है, देखने में लग रहा है बड़ा। अगर एक बार क्लियर हो गया है बेस थ्योरम और क्वेश्चन को पढ़िए और जैसे बताए थे कि डायग्राम बनाते हुए आप बनाइए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन an examinee either guesses or copy or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he know a guess is 1/3 and the probability that he copy the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he is copied it is 1/8. The probability that his answer is correct given that he guessed it is 1/4. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it। देखो क्या है, करे कि एक एग्जामिनेशन में कोई एग्जाम देने वाला जो कैंडिडेट है वह कैंडिडेट 3 तरीका से क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। और क्वेश्चन कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 चॉइस है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 चॉइस है और उस क्वेश्चन को आंसर वो 3 तरीका से दे सकता है। या तो गेस कर सकता है, गेस करने का मतलब क्या, भगवान का नाम लेकर कोई भी ऑप्शन मार सकता है, या कॉपी कर सकता है, कॉपी करने का मतलब छाप सकता है, चोरी कर सकता है, और नो द आंसर, या तो उसका आंसर वो जानता होगा, मतलब उस आंसर को देने का वो 3 तरीका से वो आंसर दे सकता है। या तो तुक्का मार सकता है, या चोरी कर सकता है, या वो आंसर जान रहा होता है। ठीक है, फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक ए गेस इज 1/3। कह रहा है कि वह चोरी करेगा यानी किसी से छापेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी द आंसर इज 1/6। सॉरी, गेस करेगा मतलब तुक्का मारेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और कॉपी करेगा यानी छापेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपी इट इज 1/8। कह रहा है कि अगर वो कॉपी करेगा तो उसका आंसर सही हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेस्ड इट इज 1/4। मतलब अगर वो छापेगा मतलब कि गेस करेगा, वो गेस करेगा और तब आंसर सही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर इट। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा
कि वो आंसर जान रहा था और आंसर सही किया है। ठीक है, आंसर जान रहा था, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो उस क्वेश्चन को आंसर जान रहा था और तब आंसर सही किया है। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन है, आराम से समझिए, घर ही पे है, कोई दिक्कत नहीं। या तो क्या कर सकता है, वो गेस कर सकता है, या कॉपी कर सकता है, या सही तरीका से या खुद से बना सकता है। ठीक है, या तो कॉपी कर सकता है, या गेस कर सकता है, या खुद से बना सकता है। फिर कह रहा है कि अगर वो कॉपी करेगा, मतलब गेस करेगा उस क्वेश्चन का, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कॉपी करेगा उस क्वेश्चन का, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। फिर कह रहा है कि अगर वो कॉपी करेगा तो आंसर सही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है। और फिर अगर गेस करेगा और तब आंसर सही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो क्वेश्चन का आंसर जान रहा था तब सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यह बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन लास्ट में क्या बोलता, यहाँ पे तो कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो आंसर जान रहा था तब सही किया है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन होता तो क्या कर देता, लास्ट में लैंग्वेज क्या देता कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसका आंसर सही हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसका आंसर सही हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि आंसर सही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खुद से बनाया है। क्लियर, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। बोले थे डायग्राम बनाइएगा, ज्यादा हौच पौच नहीं होगा, और जो नहीं दिखेगा कहने का मतलब अगर कुछ इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी हम लोग ला सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज नहीं है। तो क्या कर रहा है, गेस कर रहा है, या कॉपी कर रहा है, या आंसर को जान रहा है। गेस करेगा, इवेंट को E1 बोल दिए, कॉपी करेगा E2 बोल दिए, आंसर खुद से देगा E3 बोल दिए। मतलब लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, मान लेंगे लेट E1 E2 E3 इवेंट ऑफ ही गेस द क्वेश्चन और कॉपी द क्वेश्चन और नोट द क्वेश्चन, मतलब आंसर को खुद से करेगा। अब इस सब का प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, क्योंकि बेस थ्योरम में या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जब करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इन सब पाथ का प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा। फिर क्वेश्चन क्या था कि अगर वो आंसर सही किया है, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि आंसर सही किया है और वो आंसर जान रहा था, मतलब खुद से आंसर सही किया है, खुद से बनाकर आंसर सही किया है, इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें इस पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर सही कर रहा है। तो इस इवेंट को हम मान लेते हैं ई क्या है, इवेंट दैट ही आंसर इट करेक्टली। ठीक है, मान लिए कि ये क्या है, ऐसा इवेंट कि वह इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, करेक्टली किया है। तो हमें क्या करना होगा, इस पाथ से जो होगा, फिर यहाँ से जो होगा, यहाँ से जो होगा, जो भी प्रोबेबिलिटी लाएंगे, और मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ से जो आएगा इसको क्या लिखेंगे, P E/E1, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या होगा P E/E2, जो भी आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ से प्रोबेबिलिटी P E/E3 जो आएगा वो लिखेंगे। हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो आंसर सही किया है, और वो आंसर क्या किया है, खुद से सही किया है, मतलब P कितना E3, मतलब इस पाथ का प्रोबेबिलिटी जब वो आंसर सही किया है तो क्या करेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन ऊपर, मतलब यहाँ पे ये वाला P E1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा P E2 आएगा, और यहाँ पे P E3 आएगा। तो इस जो रिक्वायर्ड मेरा प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर सही किया है, मतलब कि सही आंसर किया है और खुद से किया है, इसका प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो खुद से किया है मतलब यहाँ पे 3 तरीका से आंसर कर सकता है, गेस करके, कॉपी करके, या खुद से।
तो कह रहा है कि जो आंसर किया वो सही हो गया और वो खुद से किया है, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आंसर तो सही हो चुका है, तो खुद से किया है मतलब पाथ 3 का प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो पाथ 3 का जो भी प्रोबेबिलिटी का कंट्रीब्यूशन होगा ऊपर, यानी क्या करेंगे P3 इंटू PE/E3 ऊपर, और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की कहाँ नीचे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम PE में क्या होगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 PE3 इंटू PE/E3। इतना अब क्लियर हो गया। तो अब सबका क्या करो प्रोबेबिलिटी लाओ, यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सबका प्रोबेबिलिटी लाएंगे। क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। गेस और कॉपी और नो द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइस। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक ए गेस, गेस करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, यानी PE1 1/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी द आंसर इज 1/6, कॉपी करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपी 1/8, कर है कि अगर वो कॉपी किया है तब उसका आंसर सही हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है। कॉपी किया है, कॉपी किया है तब सही हो गया है, तो क्या है कि कॉपी किया है यानी E2 मतलब ऑलरेडी पाथ 2 से आया है, कॉपी करके आंसर सही दिया है, तो यहाँ पे PE/E2 1/8 होगा। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेस इट, मतलब गेस किया है तब आंसर सही हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 है। तो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिए तो हमें क्या क्या मिल गया, PE1 मिल गया, PE2 मिल गया, PE/E1 मिल गया, PE/E2 मिल गया, लेकिन न PE3 मिला है न PE/E3 मिला है। अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़े कितना भी बार पढ़िए, क्वेश्चन में ये वाला दोनों इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, इसीलिए बोले थे कि इस तरह का डायग्राम अगर आप बना लीजिएगा तो अगर कोई चीज मिसिंग होगा, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन में क्या नहीं है, उसके लिए सोचेंगे। चलो सोचो। तो इसके लिए भी बताए थे कि हो सकता है कि ये दोनों का प्रोबेबिलिटी दे दे, इसका नहीं दे, तो ये तीनों तो क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या करेंगे 1 में से इन दोनों का सम सबट्रैक्ट करेंगे, यानी PE3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6, यही ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये तीनों जब कंसेप्ट बता रहे थे उस समय बोले थे कि E1 E2 E3 ये तीनों क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, यानी तीनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 1 में से इन दोनों को सम करके सबट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, चलो एलसीएम ले लो 6, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1, तो 6 माइनस 3 3/6 यानी 1/2, तो चलो यहाँ पे आ गया 1/2, नहीं दिया था लेकिन यहाँ पे हम लोग लाए, चलो इतना आ गया। फिर इसका प्रोबेबिलिटी PE/E3 क्या होगा, तो PE/E3 क्या है कि वह आंसर को सही किया है, और वह आंसर को सही किया है और खुद से किया है, खुद से किया है और आंसर को सही भी किया है, मतलब गेस भी नहीं किया कॉपी भी नहीं किया। तो अब तुम सोचो कि अगर हम आंसर को सही कर रहे हैं, आंसर को हम सही कर रहे हैं और जान भी रहे थे, मतलब खुद से आंसर को सही किए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम आंसर जान रहे थे तभी ना सही किए हैं, तो जब आंसर जान रहे थे तब सही किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा। क्यों 1, क्योंकि जो कोई भी आदमी आंसर जानेगा और सही करेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगा ना। इसमें ऐसे थोड़ी बोल सकते कि आंसर, ऐसा थोड़ी होता है कि आंसर जान रहा होगा और गलती कर देगा, नहीं, यहाँ पे आंसर सही किया है और वो जान रहा था, यानी प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब रख दो वैल्यू, PE3 कितना 1/2, PE/E3 कितना 1, PE1 यानी टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/4 प्लस वहाँ पे 1/6 इंटू 1/8 प्लस वहाँ पे 1/2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। छापिए, नहीं समझ में आया तो 1 2 3 बार वीडियो देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर है ए मैन इज नोट टू स्पीक द ट्रूथ
3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी कोई एक आदमी 4 बार में 3 बार सही बोल रहा है, एक बार झूठ बोल रहा है। कह रहा है ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। वो आदमी क्या किया कि एक डाई को फेंका और कहा कि यह 6 है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह एक्चुअली 6 है। ठीक है, एक आदमी है जो 4 बार में 3 बार सही बोल रहा है, मतलब एक बार झूठ बोल दे रहा है, और क्या किया कि वो एक डाई को थ्रो किया और कह रहा है कि 6 आया है। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक्चुअली में 6 आया है। ठीक है, कह रहा है कि ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, रिपोर्ट किया कि वो 6 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दैट इज एक्चुअली 6, मतलब एक्चुअल में क्या आया है, 6 आया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 2 ही इवेंट है, इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं। E1 क्या होगा, गेटिंग 6 नॉट गेटिंग 6। ठीक है, वो लैंग्वेज अपना लिख लेना। लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 6, E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट 6। अब 6 एक डाई को जब फेंकेंगे, चलो पहले इधर पूरा डायग्राम देखते हैं, उसके बाद सबका प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। इसको मान लेते हैं ई क्या है, इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स इट इज 6। ई मान लिए कि ऐसा इवेंट है कि आदमी बोल रहा है कि 6 आया है। अब वो सही भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। 6 आया है, अब आदमी तो 4 बार में से एक बार तो झूठ बोल ही दे रहा है, और वो कहा कि 6 आया। तो 6 आया तो हो सकता है कि एक्चुअल में 6 आया है तब बोला है, या हो सकता है 6 नहीं आया है तो भी बोल दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको इवेंट ई बोल दिए, तो इस पास से आएंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या, पी ई बाई E1, और यहां से जब आएंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ई बाई E2। ठीक है, पी ई बाई E1 कहने का मतलब 6 आने का प्रोबेबिलिटी जब रियल में 6 आया है, और यहाँ पे 6 आने का प्रोबेबिलिटी जब 6 एक्चुअल में नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी लाना है कि हमें प्रोबेबिलिटी लाना है कि एक्चुअल में 6 आ चुका है, मतलब वो रिपोर्ट किया और 6 आ चुका है, मतलब ये हो चुका है और वो सही में बोला है। सर यही क्वेश्चन, ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इज 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, मतलब वो रिपोर्ट किया कि 6 है, वो रिपोर्ट किया कि 6 है और एक्चुअल में 6 आया भी है, मतलब रिपोर्ट तो ऑलरेडी कर चुका है और एक्चुअल में 6 आया है, मतलब E1। यानी हमें इस पाथ का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो जिस पाथ का प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका कंट्रीब्यूशन ऊपर, यानी PE1 इंटू PE बाई E1 ऊपर, और टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, नीचे। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, तो यहाँ पे वाला जो है PE1 है, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, PE2 होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या आएगा, PE1 इंटू PE बाई 1, PE2 इंटू PE बाई 2 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 1/6, और 6 न आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। ये सब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। रियल में 6 आया है और 6 रिपोर्ट किया है, उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब रियल में 6 आया है और वो 6 रिपोर्ट भी किया, 6 रिपोर्ट किया कि 6 आया, और रियल में 6 आया भी है, इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब वो सच बोला है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, वो रिपोर्ट किया कि 6 है और रियल में 6 आ गया, मतलब वो सच बोला। तो सच बोला यानी कितना, 4 बार में 3 बार सच बोल रहे हैं, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, वो रिपोर्ट किया, इवेंट है, वो रिपोर्ट किया कि 6 आया है लेकिन 6 नहीं आया था, उसका कहना था कि 6 आया है लेकिन रियल में 6
नहीं आया था, मतलब वो झूठ बोला है। तो झूठ बोला है इसका मतलब कितना बार झूठ बोला है, तो 4 में एक बार तो झूठ ही बोल रहा है ना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4। अब देखो सबका प्रोबेबिलिटी आ गया, यहाँ पे छाप दो, चिपका दो सबका। P1 1/6, PE/1 3/4, P टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, तो 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम आपका क्लियर हो गया होगा। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन अब जाकर बनाइए। बुक में क्या है कि आपको जो है लैंग्वेज वैंग्वेज भी मिल जाएगा, तो लैंग्वेज यहाँ भी बता दिए कि कैसे लैंग्वेज लिखना है। और बुक का जो भी होगा सोल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जाकर बनाइए। और हाँ, बनाते समय क्या करना है कि इस तरह का डायग्राम जरूर बनाना है, और डायग्राम बनाइएगा तो आपको क्लियर दिखेगा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या चीज़ दिया गया है। एक ऐसा भी क्वेश्चन देखे थे जिसमें कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं दिया गया था, सोचना पड़ा। और बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन होगा तो आप नहीं सोच पाइएगा, लेकिन जैसे ही इस तरह का डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि अरे ये वाला तो दे दिया लेकिन ये वाला नहीं दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन को और पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जाकर बनाइए। और अगर नहीं बने तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका जरूर क्लियर होगा और क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो पूरा क्वेश्चन अब बन जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। नहीं बनेगा तो कम से कम कमेंट करके बताओ कि नहीं बन रहा है सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो सब वीडियो भी हम एक बार क्या होगा कि ओवरऑल आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस बुक से इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी प्रॉब्लम होगा सबको डिस्कस करवा देंगे। तो छापिए।